हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से आप लोगों के सामने में एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। एक कहानी हमारे साथ शेयर की है अपार ने, जिनका निकनेम निखिल है। निखिल बिलोंग करते हैं दिल्ली से और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो मैं शेयर कर रहा हूं वो 200% रियल है। ये सब कुछ शुरू हुआ मई 2022 में। ये इंसिडेंट इनके खुद के साथ हुआ है और इनके साथ में इनके बाकी 5 फ्रेंड भी थे। ये सभी के सभी दोस्त एक ही कॉलेज में है, विच इज NSUT दिल्ली, और सबकी एज अराउंड 21-22 साल है। मई 2022 में इनका सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट हो गया था। इनका 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है। निखिल खुद, आयुष, डेजी, रिया, अर्नव एंड श्रेया। अब जब छुट्टियां लगी तो आयुष ने सजेस्ट किया कि हम सब लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चलते हैं जंगल सफारी के लिए। और प्लान सबको बहुत बढ़िया लगा कि यार बहुत ही बढ़िया है, गर्मियों का टाइम है, उधर जाएंगे, थोड़ा ठंडा मौसम भी रहेगा और जिम कॉर्बेट का जो डेंस जंगल है उसकी सफारी करने का तो मजा अलग ही है। तो सभी लोगों ने हाँ बोल दिया और सब लोगों ने एक प्रॉपर प्लान बनाया। तो क्योंकि गर्मियों का टाइम था, इन लोगों ने प्लान किया कि लोग दिल्ली से 5 बजे के आसपास निकलेंगे। आयुष के पास एक SUV थी, तो ये 6 लोग उसमें आराम से सेटल हो सकते थे। होटल इन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिया था ऑनलाइन ही। होटल का नाम था कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस होटल का एज सच कोई डायरेक्ट इस स्टोरी से लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हॉन्टेड नहीं है, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं। खैर, अकॉर्डिंग टू इनका प्लान ये लोग शाम को निकले और पूरे रास्ते में बढ़िया इन्होंने चिल किया और रात को अराउंड 9 बजे के आसपास इन लोगों ने एक ढाबे के ऊपर रुककर डिनर किया। सब कुछ सही चल रहा था। इनका होटल उस ढाबे से अराउंड अब 40 किलोमीटर और दूर था। अब खाना खा के लोग वापस अपने होटल की तरफ निकले। उस टाइम पर अर्नव ड्राइव कर रहा था और उसने कहा कि यार हम लोग एंजॉय करने तो आए हैं, तो चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा ऑफ रोड चलते हैं जंगल के अंदर। ये सुनकर रिया और आयुष दोनों मना करने लगे कि यार ये सब नहीं करते हैं, वैसे भी रात हो रही है और ये जंगल इतना डेंस है ना, हम इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है रात के टाइम पर जंगल के अंदर जाने का। बट स्टिल अर्नव ने जैसे तैसे करके सबको कन्विंस कर लिया। निखिल को भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं लगी और क्योंकि सभी के सभी लोग सेंसिबल थे, कभी भी कुछ भी आउट ऑफ लिमिट नहीं करते थे और ऐसा नहीं था कि अर्नव भी कोई नशे में है, सब लोग नॉर्मली थे। और जब सब लोग कन्विंस हो गए तो चलते चलते अर्नव को एक पतला सा रास्ता दिखाई दिया और उसने गाड़ी को उस पतले सी पगडंडिया रास्ते के ऊपर घुमा दिया। हाईवे से अंदर उतर कर थोड़े अंदर गए थे तो बिल्कुल सुनसान रास्ता था, कोई भी व्हीकल इंसान वहां दिख नहीं रहा था, बस इनकी कार की लाइट थी। अब आप सोचो, घना जंगल, रात के 9:30-10 बजे का टाइम, बिल्कुल घुप अंधेरा, उस छोटे सकड़े रास्ते के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकी कार की लाइट दिखाई दे रही थी। मजा तो सभी को बहुत आ रहा था, थ्रिल भी आ रहा था, लेकिन जब थोड़ा ज्यादा अंदर चले गए तो सभी ने बोला कि यार अब वापस मेन रोड पर चलते हैं, हम मेन रोड से बहुत दूर आ गए हैं। अब सबकी बात मानकर अर्नव की बात सुन रहे, तो सुन लो अब तेरे को हमारी बात माननी पड़ेगी, हम यहाँ तक आ गए हैं। तो अर्नव ने कार को यू टर्न लिया, जैसे जैसे उसने गाड़ी को सकड़े रास्ते वापस से घुमाया और गाड़ी घुमाकर वो मुश्किल से 50 मीटर ही चले होंगे वापस से हाईवे की तरफ कि अचानक से उनकी कार बंद हो गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि एकदम से कार कैसे बंद हो गई। अर्नव ने 5-6 बार चाबी घुमा घुमा कर कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जब बार बार करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो शुरू में तो लोगों को लगा कि अर्नव मजाक कर रहे हैं। अर्नव मजाक क्यों कर रहा है यार, कार स्टार्ट करो। बोला भाई वाकई भी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आयुष ने साइड में से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, कार वाकई में स्टार्ट नहीं हो रही थी। और जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो रिया ने कहा मैंने तो तुम लोग को पहले ही मना किया था, अब कहां आकर फंस गए इस जंगल के अंदर। और वाकई में थोड़ा टेंस माहौल हो गया था क्योंकि उस पूरे जंगल में इन 6 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। अब जब किसी को कुछ नहीं सूझा तो निखिल ने कहा कि काम करते हैं, कार का बोनट खोलकर चेक करते हैं। उसकी बात सुनकर डेजी और रिया ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये जंगल है, कार से बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं। तो निखिल ने कहा अगर चेक नहीं करेंगे तो भाई बैठे बैठे कार अपने आप तो स्टार्ट होने से रही। मैं भी समझता हूँ कि जंगल है, जंगली जानवर होंगे, लेकिन हम लोग 6 लोग हैं, तुम तीनों गर्ल्स अंदर रहो, हम तीनों बॉयज बाहर जाते हैं, चेक करते हैं कि कहीं
बाहर कुछ बोनट में प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, हम ठीक कर पाएं तो गाड़ी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोगों ने इस बात पे अग्री किया। फिर निखिल, आयुष और अर्नव तीनों कार से उतरते हैं। रिया, डेजी और श्रेया तीनों कार के अंदर ही रहते हैं और वो कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब निखिल और अर्नव बोनट चेक करने लगते हैं और कुछ फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उधर आयुष अपने फोन की फ्लैशलाइट से आसपास बार बार देख रहा होता है कि कहीं से कोई जानवर या कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, जानवर आ ही सकता है जंगल में से, वो तो नहीं है। खैर, इन लोगों ने बहुत कोशिश की कुछ ना कुछ करके कि कार स्टार्ट हो जाए कैसे ना कैसे करके, बट कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बस कार की हेडलाइट्स ऑन थी लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद वो लोग भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए और सभी लोग बहुत टेंस थे। टेंशन तो सभी को थी, लेकिन 6 लोगों के अंदर डेजी सबसे ज्यादा डरी हुई थी। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि निखिल और डेजी जो थे वो रिलेशनशिप में थे और आज भी हैं। तो निखिल ने डेजी को देखा और थोड़ा शांत किया, कोई बात नहीं यार, अब इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इन्होंने हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था, जीरो नेटवर्क, एक चावल तक नहीं आ रहा था। चावल समझते ना, वो जो बाहर जाते हैं उनको हम चावल बोलते हैं। अराउंड 1 घंटा उनको वहां पर हो गया था और रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। ना कोई गाड़ी उस रास्ते से निकल रही थी, ना ही कोई इंसान जो पैदल आए, और ये लोग इस रास्ते से पैदल भी नहीं जा सकते थे। पता पड़ा कि निकले और रास्ते में किसी जानवर ने इन्हें अपना शिकार बना लिया, क्योंकि जिम कॉर्बेट के जंगलों में टाइगर के अलावा और भी बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। जब कुछ भी नहीं हुआ तो श्रेया ने कहा कि एक बार और गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई करो यार, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग को पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। एक बार फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इस बार कार स्टार्ट नहीं हुई। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो अब सब बिल्कुल शांत बैठ गए। गाड़ी की सिर्फ पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी गई कि अगर बाय चांस कोई सामने से आ रही होगी गाड़ी, अगर अंधेरा रहा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, सिर्फ इस वजह से। और बैटरी पूरी डाउन ना हो इसलिए मेन हेडलाइट ऑफ कर दी गई थी। कार के सारे डोर्स, विंडो लॉक करके सब लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोगों को हल्की हल्की नींद आने लग गई थी, बट डेजी जो कि निखिल के पास ही बैठी थी, वो लगातार विंडो के बाहर देख रही थी। रात के करीबन 2 बजे डेजी ने डरते हुए सभी लोगों को उठाया और तेज आवाज में बोला कि देखो देखो, वहां पर उस पेड़ पर कोई है। उसने इस तरीके से बोला था कि सभी लोग हड़बड़ाकर उठ गए और फिर सब लोगों ने उसने जहां इशारा किया था उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। सबने बोला कि क्या हो गया, क्या देखा तूने? वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो बोल नहीं पा रही थी। उसको संभाला और फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या देखा तूने? उसने बोला कि वहां पर कोई एक लेडी बैठी हुई थी। तो आयुष ने समझाया कि देख, हम अभी क्या है ऐसी सिचुएशन में कि हम बिल्कुल बीच जंगल में हैं, बिल्कुल खूब अंधेरा है, सिर्फ अपनी गाड़ी की रोशनी है, इसलिए तेरा दिमाग ना चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। डेजी ने बोला कि नहीं, मेरा दिमाग मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, मैंने बहुत क्लियरली देखा है, उस पेड़ पर एक लड़की बैठी थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। सब लोगों ने वापस उस पेड़ की तरफ देखा, फिर डेजी की तरफ देखा और कोई भी डेजी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर निखिल ने डेजी को हैंडल किया। उसने उससे पूछा, चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली कौन सा पेड़ था जिस पर तुमने उस लड़की को देखा। फिर उसने पॉइंट करके बताया अच्छे से कि देखो वो वाला पेड़। वो पेड़ इनकी कार से करीबन 60-70 स्टेप्स दूर था, लेफ्ट में जंगल की तरफ। तो निखिल ने कहा, देखो हम में से किसी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए, क्लियर करने के लिए मैं उस पेड़ तक जाकर आता हूं, मैं देख कर आता हूं कि वाकई में वहां पर कुछ है या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर डेजी भी घबरा गई और बाकी से ने मना किया कि तू पागल हो गया है क्या? इस टाइम पर जंगल में जाएगा, कोई जानवर मिल गया, उसने हमला कर दिया तो तू मारा जाएगा। लेकिन भैया स्वैग तो स्वैग है। और दूसरा देखो, मैं बात स्वैग की नहीं कर रहा हूँ, निखिल का पर्पस सिंपल ये था कि अगर उसने डेजी को शांत नहीं किया तो वो रात भर परेशान रहेगी और ज्यादा घबराएगी। तो इसलिए उसने सबको समझाया कि तुम चिंता मत करो, तुम लोग भी यहीं, ऐसा कुछ होगा तो मैं चिल्ला दूंगा, कांच खोल के रखना। सबने कांच खोल करके गाड़ी के वो दरवाजा खोलकर गाड़ी का डेजी को प्रूव करने के लिए कार में से निकला और उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां खड़ा होकर जोर जोर चिल्ला लगा, देखो डेजी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पेड़ के ऊपर भी कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, उधर भी कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद वो वापस से उस कार में आ गया। ये सब देखने के बाद इन सभी लोगों को बड़ा रिग्रेट हो रहा था कि यार हमको टाइम से होटल चला जाना चाहिए था, कि इस रास्ते पे घूमने का डिसीजन बड़ा ही गलत हो गया। जब निखिल वापस आ गया तो डेजी रिलेटिवली रिलैक्स थी। उसे भी अब यही लग रहा था कि शायद उसके मन का वहम था
उसका दिमाग चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन सभी लोगों को एक चीज का बड़ा रिलैक्सेशन था कि निखिल ठीक ठाक उस पेड़ से वापस यहाँ पर आ गया। खैर, इस इवेंट के बाद से किसी को ज्यादा नींद नहीं लगी और डेजी को 100% विश्वास था कि उसने एक लड़की को पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखा था, जो कि इन लोगों को ही बैठकर घूर रही थी। उसने ये भी बताया कि उस लड़की ने एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके सर से खून निकल रहा था। फिर रात भर इन लोगों ने वेट किया और सुबह करीबन 4:30-5 बजे के आसपास बाइक पर दो लड़के किसी गांव की तरफ जा रहे थे और उन लोगों ने जब गाड़ी को खड़े हुए देखा तो वो रुके, उन्होंने नॉक किया और पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे फंस गए हैं। वो लोग इनकी हेल्प के लिए रुके और फिर इन सब लोगों ने मिलकर बोनट के अंदर चेक करा और थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट हो गई। ऐसा सच गाड़ी में कोई फॉल्ट ही नहीं था, बस इन्होंने ऐसे ही कुछ कुछ किया, कुछ वायर हिलाए, वापस स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसके बाद सभी लोग कार में बैठे और निखिल उन लड़कों से बात कर ही रहा था, तो बाइक वाले लड़कों ने उससे कहा कि भाई आप लोग को ना इतनी रात को इस रोड पर नहीं रुकना चाहिए था, ये जगह सही नहीं है। तो फिर निखिल ने उसको समझा दिया कि भाई हम जानबूझ के नहीं रुके थे, आपके सामने की बात है, गाड़ी वगैरह खराब हो गई थी, लेकिन ठीक है, हम लोग इस चीज का आगे से ध्यान रखेंगे। अब वहां से ड्राइव करके करीबन 1 घंटे में ये लोग अपने होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। वहां पहुंचकर ये सब लोग बढ़िया फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह करा और फिर ये लोग थोड़ी देर के लिए सो गए, क्योंकि इन लोगों की जो सफारी थी वो शाम के टाइम की थी, इसलिए थोड़ा इन लोगों ने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद बढ़िया इन्होंने सफारी की, बढ़िया घूमे, बहुत मजा आया और वो जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को ये ऑलमोस्ट भूल गए। फिर इसके बाद सफारी कंप्लीट करके अपने होटल पहुंचे। इनका अगले दिन निकलने का प्लान था, लेकिन इन सभी के बीच निखिल ने एक बात नोटिस की कि डेजी का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। पूरे टाइम वो किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप थी, बस उसकी नजरें एक एक जगह टिकी हुई थी और सब लोगों को ये लग रहा था कि रात को जो हेलुसिनेशन उसे हुआ था उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है। इसीलिए किसी ने उससे बातचीत भी ज्यादा नहीं की इस बारे में, ताकि रिकॉल करवाएंगे तो उसके दिमाग में चीजें और घूमेगी। उस रात किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वापस ये सब लोग दिल्ली के लिए निकल गए और अपने अपने घर पहुंच गए। अब वहां से आने के बाद 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी तो पहले तो कॉलेज में रोज मिला करते थे, अभी ऐसा नहीं था क्योंकि सब अलग अलग जगहों पर रहते थे। लेकिन निखिल और डेजी क्योंकि वो रिलेशनशिप में थे, तो इससे पहले डेजी रोजाना निखिल को कॉल किया करती थी। बट वहां से आने के बाद 2-3 दिन गुजर चुके थे और डेजी ने निखिल को एक बार भी कॉल नहीं किया था। ये देखकर उसने ही उसको रात को कॉल किया और जब भी वो उसे कॉल भी किया तब भी वो कुछ बहुत अच्छे से उससे बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप थी, हाँ ऐसे जवाब दे रही थी। मतलब जितना उससे पूछा जाए सिर्फ वही बात का जवाब वो दे रही थी। फिर बात करते करते डेजी ने निखिल को एक बात बताई कि कल मैं पूरा दिन घर पर अकेली रहूंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर जा रहे हैं। और उसने उससे कहा कि एक काम करो, तुम कल आ जाना, दिन भर साथ ही रहेंगे। तो निखिल ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन वो डेजी के घर गया, उसने निखिल के लिए लंच वगैरह से बना रखा था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोनों ने लंच किया, बातें भी करी। डेजी थोड़ी चुप चुप थी और बहुत सीरियस भी थी, वो ज्यादा हंस नहीं रही थी। और उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और सब कुछ सही रहा। लेकिन यहाँ निखिल को कुछ अजीब सा भी लग रहा था। उसने देखा कि जब निखिल घर जाने को तैयार हुआ तो शाम को भी डेजी उसे घर नहीं जाने दे रही थी। और एक और बात जो निखिल को अजीब लगी, आज कुछ ज्यादा ही उसका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन हो रहा था और वो बार बार निखिल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मतलब ट्राई कर रही थी, फोर्स कर रही थी। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं क्यों आज निखिल ने उसके साथ जो भी 1-2 बार रिलेशन बना उसमें उसको थोड़ा उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग लगी। खैर, इस बात को 2-3 दिन और निकले और उसके बाद डेजी ने उसे बताया कि उसकी पेरेंट्स 1 वीक के लिए इंदौर जा रहे हैं। जो चले गए तो उसके बाद डेली निखिल डेजी से मिलने जाया करता था। बट निखिल को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, इनका रिलेशन आज का नहीं था, बहुत पुराना चल रहा था। लेकिन ये जो अब वहां से आने के बाद का फेज था उसमें डेजी को निखिल के साथ इंटीमेट होने में बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। और 1 दिन 2 दिन, एक दिन में 2 बार 3 बार, मतलब निखिल के लिए टू मच हो गया था। वो जब उसको मना करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों डेजी का जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो बहुत अजीब सा हो गया था। उसने बस उसे एक एक्सप्रेशनलेस स्माइल दिया और फिर निखिल को अपने घर जाने दिया। अगले दिन निखिल का डेजी से मिलने जाने का मन नहीं था, बट उसने उसे कॉल करके बुला लिया और जैसे ही निखिल उसके घर पर पहुंचा वो उसे सीधा खींचकर बेडरूम में ले गई और उसके
उसके साथ फोर्स करने लगी कि वो उसके साथ इंटीमेट हो। लेकिन निखिल ने डेजी को साफ-साफ मना कर दिया कि यार आज मेरा मन नहीं है। अब जब वो नहीं मानी तो निखिल ने गुस्से में उसे बोल दिया तुमको मना कर दिया एक बार समझ में नहीं आता है क्या? और जैसे उसने बोला किसी को बिलीव नहीं होगा, उसने निखिल का गला पकड़ लिया। उसका गला कस के पकड़ लिया और गला पकड़कर वो एक दूसरी लड़की की आवाज में बोली, तू मेरा है और तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। ये देखकर निखिल बुरी तरह से घबरा गया और तभी उसे लगा कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। और जैसे ही डेजी ने उसका गला छोड़ा, वो तुरंत वहां से निकलकर अपने घर पर वापस आ गया। और अब पिछले 4-5 दिन में जो भी कुछ हुआ, वो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि डेजी के साथ उसके रिलेशन पहले नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन वो डिफरेंस कंपेयर कर रहा था कि पहले वो कैसे बिहेव करती थी और अब वो कैसा बिहेव कर रही है। आप जिनके साथ रिलेशन में होते हो, उस चीज को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। घर आने के बाद उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई, क्योंकि इनका जो दोस्तों का ग्रुप था वो बहुत ओपन था, एक दूसरे के बारे में सबको सब कुछ पता था और ये एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं थे। तो जब उसने सबको बताया तो श्रेया भी बोलने लगी हाँ यार आजकल उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा है, वो ना किसी को कॉल करती है ना ही किसी से बात करती है, और हम कॉल करते हैं तो ठीक से रिप्लाई नहीं करती और बहुत जल्दी वो फोन काट देती है। यहाँ पर कुछ तो गलत है। जब से ट्रिप से आए हैं तभी से वो ऐसी हो गई है। लेकिन तब भी ये सब लोग कंफर्म नहीं थे, इसलिए इनमें से किसी ने भी उसके पेरेंट्स से कोई बात नहीं की। फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और निखिल और डेजी की थोड़ी बहुत बात कॉल पर हो जाया करती थी। फिर एक दिन डेजी की मम्मी का निखिल के पास कॉल आया। डेजी के मम्मी पापा को इनके रिलेशन के बारे में पता भी था और एज सच उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो लोग जो थे वो बहुत ओपन माइंडेड थे। तो डेजी की मदर का निखिल के पास कॉल आया और उन्होंने निखिल से कहा, बेटा डेजी ना आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी है। एक तो बात बहुत कम करती है, सारा दिन अपने रूम में सोती रहती है, ना तो ढंग से खाना खाती है, पता नहीं क्यों रात होते ही मेकअप करने के लिए बैठ जाती है, साड़ी पहन लेती है और अपने सर के ऊपर बिल्कुल लाल बिंदी लगाती है और अपने आप को कांच में देखकर कुछ भी बोलती रहती है। मैं कुछ बोलती हूँ तो उस बात का जवाब नहीं देती है। बेटा उसके साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है, वरना वो ऐसे कभी बिहेव नहीं करती है। अब ये सारी बातें सुनकर निखिल को कंफर्म हो गया कि डेजी जो भी बोल रही थी जब उनकी कार में उस जंगल में थी, तो वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सही बोल रही थी। उसे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था जो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था और उसके साथ कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो फिर इसके बाद निखिल ने सारे दोस्तों को ये बात बताई और फिर ये सारे दोस्तों ने निखिल की मम्मी से बात की और उनको सब कुछ बता दिया कि क्या-क्या हुआ था। उसकी मम्मी को भी इन लोगों के ऊपर थोड़ा गुस्सा आया कि यार तुम लोग इतने समझदार हो, उसके बाद भी तुम लोग ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। खैर उन्होंने बातों को ज्यादा नहीं खींचा और फिर आयुष ने उसकी मदर से कहा कि आंटी हमारे ना एक फैमिली पंडित हैं जो इन सब चीजों में डील करते हैं, हम उनके पास चलते हैं। फिर सभी लोग डेजी के घर पर पहुंचे। उन्होंने डेजी की मम्मी और डेजी को गाड़ी में लिया और वहां से ये लोग उन पंडित जी के पास पहुंचे। अब जैसे ही इन लोगों ने डेजी को कार में बिठाया तो वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ, मुझे नहीं जाना, मुझे उतार दो। बट फिर भी ये लोग जैसे तैसे उसको लेकर गए और फिर जब ये उन पंडित जी के वहां पर पहुंचे तब डेजी बिल्कुल चुप हो गई। अंदर जाकर पंडित जी ने डेजी को देखा और उन्होंने इशारा किया और उसको अपने सामने बिठाया। उसी के साथ साथ बाकी लोग भी डेजी के आसपास बैठ गए। डेजी की मम्मी ने पंडित जी को कुछ बातें बताई। उसके बाद उन पंडित जी ने डेजी का हाथ देखा और हाथ देखने के बाद उन्होंने बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। फिर उन्होंने बाकी सब लोगों को देखा, कुछ नहीं बोले और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 2-3 मिनट तक आंखें बंद रखने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर इन सबसे बोला, इस लड़की के ऊपर एक आत्मा का साया है। ये सुनते ही ये सब लोग भी थोड़ा शॉक हो गए। अभी ये है तो सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट, लेकिन ये इनकी फैमिली, डेजी की फैमिली, ये सब लोग मानते हैं कि दुनिया में और भी चीजें होती है, भगवान है तो बाकी सब चीजें भी होती हैं और कहीं ना कहीं सब लोग पैरानॉर्मल पर बिलीव करते थे। अब जैसे उन पंडित जी ने कहा तो डेजी की मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई और उन्होंने उन पंडित से बोला कि आप कैसे भी करके इसका सोल्यूशन बताइए। फिर पहले तो पंडित जी ने कुछ नहीं बोला और वापस से अपनी आंखें बंद की। इधर बाकी सारे दोस्त खुसर फुसर कर रहे थे तो उन्होंने उन सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया और डेजी के ऊपर वो पानी इस तरह से छीट छीट के डालने लगे और जैसे ही डेजी के ऊपर वो पानी उन्होंने डाला, वो गुस्से के अंदर उन पंडित जी की तरफ देखने लगी, उसके बाल आगे आ गए और आंखों से वो घूर कर देखने लगी और फिर वो एक अलग आवाज में बोलने लगी कि अपने काम से काम रख। वो छटपटा रही थी
उसको किसी ने पकड़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उठकर भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको बिठाने से पहले ही पंडित जी ने उसके चारों तरफ पानी से एक सर्कल बना दिया था। उसके इतना बोलने के बाद पंडित जी ने उसकी आंखों के अंदर आंखें डाली और फिर बोले, बता कौन है तू? उसने कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने फिर उसकी तरफ देखा और बोला, बता कौन है तू? अब की बार उसने जवाब दिया, अनामिका। और इतना कहने के बाद वो एक दूसरी आवाज में रोने लगी। ये सब देखकर इन सब लोगों के हाथ पैर फूल गए कि भाई ये क्या देख रहे हैं? आज तक जो मूवीज में देखा है, जो कहानियों में सुना है, वो इनकी आंखों के सामने हो रहा था। उधर उसको रोता हुआ देखकर डेजी की मम्मी भी बुरी तरह से रोने लग गई थी। इन्होंने जैसे तैसे करके उनको संभाला। उसके बाद फिर से पंडित जी ने उससे बोला कि तू उस लड़की के शरीर में क्या कर रही है और क्या चाहती है? क्यों बच्ची को परेशान कर रखा है? फिर उसने जवाब दिया, मुझे तो बस ये चाहिए। उसने निखिल की तरफ इशारा किया और निखिल को ही घूरकर मुस्कुराने लगी। सभी लोगों को वहां पर डेजी और निखिल के रिलेशन के बारे में पता था, पर अभी वो ऐसा क्यों बोल रही है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और जब वो ये बोल रही थी तो वो आवाज डेजी की नहीं थी, वो किसी और आवाज में थी। फिर उसके बाद पंडित जी ने उससे बोला, तू कब से इस लड़की के पीछे पड़ी है और चाहती क्या है? फिर उसने बोला, मैं तो अपनी जगह पर थी, पर इसी ने मुझे देख लिया और जब मैंने इस लड़के को देखा, जब ये पेड़ के पास आया था, मैं पेड़ से उतरकर इसके साथ गाड़ी में आ गई। जब मैंने इस लड़के को देखा, ये मुझे पसंद आ गया, क्योंकि ये मेरे आदित्य जैसा दिखता है। और गाड़ी में आने के बाद मैं इस लड़की को दिखाई देती थी, इसलिए मैं इसके शरीर में आ गई। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने बोला, आदित्य? ये आदित्य कौन है? उसके बाद वो जोर जोर से लगी और उसने कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने फिर से उससे तेज से पूछा, कौन आदित्य? फिर वो शांत हुई और थोड़ा सीरियस हो गई और फिर उसने उसी बदली हुई आवाज में बोलना शुरू किया। ये बात तब की है जब मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से करवा दी। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम आदित्य था, पर मेरे घर वाले मेरी शादी उससे नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि मेरे घर पर लव मैरिज नहीं हो सकती थी और मैं भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी। फिर उसके बाद मैं टूट गई और जब मेरी शादी हो गई थी गांव में, तब उसी रास्ते से मुझे कार में बिठाकर मेरे ससुराल लेकर जा रहे थे। मेरे साथ मेरा तुरंत शादी किया हुआ पति और उसकी बुआ और फूफा, हम चारों गाड़ी के अंदर थे। मैं बहुत दुखी थी, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी और तभी चलती हुई गाड़ी में से मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं वहीं पर कूद गई। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और जैसे मैं कूदी, मेरा सर वहीं पर जमीन से टकराकर फट गया और मैं वहीं पर मर गई। मैंने खुद को मार दिया था, क्योंकि मेरी शादी आदित्य से नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी रोकी, मुझे देखा और फिर वो मुझे वहीं छोड़ गए। पहले वो वहां खड़े रहे, मुझे बद्दुआ दी और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। और तब से मैं वहीं उसी जंगल में घूम रही हूँ और वहीं उस पेड़ पर रहती हूँ। फिर उस दिन जब ये लड़का उस कार से उतरकर उस पेड़ के पास आया, उसमें मुझे मेरा आदित्य नजर आया। जिंदा रहकर तो मैं आदित्य के साथ नहीं रह पाई थी, पर अब मरने के बाद मुझे ये लड़का चाहिए। मुझे इसमें मेरा आदित्य नजर आता है और तभी से मैं उस लड़की के शरीर में आ गई, ताकि मैं हमेशा के लिए अपने आदित्य के साथ रह सकूं। और अब मैं इस लड़की के शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं इस लड़की के साथ शादी भी करूंगी और हमेशा के लिए इसके साथ ही रहूंगी। जब तक इस लड़की का शरीर जिंदा है, तब तक मैं इसके शरीर में रहूंगी, इसकी पत्नी बनकर। और जब ये मर जाएगी तो मैं इस लड़की को भी अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे कि यार ये क्या सीन चल रहा है। फिर पंडित जी ने उससे बोला कि चली जा इस लड़की के शरीर से। फिर उसने जवाब दिया और हंसी, अब तो तू भी मुझे नहीं रोक पाएगा। उसकी बात सुनकर पंडित जी का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वो मंत्र पढ़ते ही चिल्लाने लगी। फिर पंडित जी ने बोला कि मैं अभी भी बोल रहा हूं, इस लड़की का शरीर छोड़ दे, वरना मुझे दूसरे तरीके आते हैं। अभी मैं तुझसे प्यार से बोल रहा हूं, तू चाहेगी तो मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा, लेकिन अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए कैद कर दूंगा। बहुत देर तक इन दोनों के बीच में डिस्कशन चला और बहुत मुश्किल से वो मानी और फिर उसने पंडित जी से कहा कि ठीक है, आप मुझे मुक्ति दिलाओ। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा तो उस लड़की का शरीर छोड़ देगी। तो वो इस बात के लिए तैयार हो गई और इतना बोलने के शायद 10 या 15 सेकंड के बाद ही एकदम से डेज़ी उसी सर्कल में बेहोश हो गई। फिर डेज़ी को होश में लाया गया, उसकी मदर ने उसको संभाला। उधर पंडित जी ने उनसे कहा, आप लोग कल आएं। और उन्होंने बहुत सारी सामग्री की लिस्ट इनको दी, लिखवाई बैठकर कि आपको ये सारा सामान लेकर आना है। हम लोग
यहाँ एक पूजा करवाएंगे जिससे उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। फिर ये लोग घर आ गए। अगले दिन ये सारे के सारे लोग वो सारा सामान लेकर गए और वहां पर पंडित जी ने एक पूजा करी जो कम से कम 3 से 4 घंटे तक चली। और जब वो पूजा चल रही तो डेजी जोर जोर से बाल खोलकर अपना सिर घुमा रही थी। कभी वो बेहोश आ जाती, कभी उठकर एकदम से जोर जोर से हिलने लगती, नाचने लगती, और कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती, रोने लगती। फिर करीबन 3-4 घंटे के बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। और जब पंडित जी ने इशारा किया तो सब लोगों ने जाकर उसे संभाला। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब वो लड़की इसके पास या निखिल के आसपास कभी वापस नहीं आएगी। और उसके बाद पंडित जी ने लोगों को समझाया भी कि बेटा, इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी समझ के पार है, इसलिए कभी भी ऐसे रास्ते पर जाने की या ऐसी जगहों पर जाने की गलती दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, हो सकता है तुम्हें कुछ दिखाई ना दे रही हो लेकिन वो चीजें वहां नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद सभी लोगों ने हाँ भरी पंडित जी से। पंडित जी को डेजी की मम्मी ने, उन सभी दोस्तों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर ये लोग वापस से वहां पर, मतलब वहां से निकलकर डेजी के घर पर आ गए। जाते जाते पंडित जी ने उनसे एक और बात कही कि बेटा, जितना जल्दी हो सके तुम सभी लोग एक बार किसी भी तीर्थ पर जाके आ जाना, जिससे थोड़ा बहुत भी जो प्रभाव होगा किसी के ऊपर भी, वो भी खत्म हो जाएगा। और पंडित जी के कहे अनुसार 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते में डेज़ी बिल्कुल रिकवर कर गई, वो पहले की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। डेज़ी के फैमिली और ये सभी दोस्त, ये सब लोग उज्जैन गए महाकाल के दर्शन करने, और उसके बाद से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये थी कहानी निखिल और उसके 5 दोस्तों की। गए तो थे जिम कॉर्बेट टाइगर सफारी करने, लेकिन उससे पहले इनकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। एक टर्न, सिर्फ एक गलत टर्न लेने की वजह से ये रात भर एक जंगल के अंदर फंसे रहे, और जिस जंगल के अंदर जंगली जानवरों का डर होता है, वो जानवर तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन वहां पर मिली उन्हें कई सालों से भटकती हुई एक लड़की की आत्मा, जो सिर्फ और सिर्फ डेजी को दिखाई दे रही थी, क्योंकि शायद उसके गण, ग्रह, नक्षत्र उस टाइम पर नीचे थे। उसने बोला भी सब लोगों को, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कोई इसकी बात पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। अगर उस दिन निखिल अपनी बात को प्रूव करने के लिए उतरकर उस पेड़ के नीचे नहीं जाता, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन शायद ये विधि का विधान था कि उस आत्मा को मुक्ति इनके द्वारा ही मिलनी थी, और इसी वजह से क्या पता निखिल के दिमाग में क्या आया कि वो उतरकर उस पेड़ तक गया और अपने साथ उस दुल्हन को ले आया। वैसे आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।